गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम संश्लेषणात्मक विधि का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने आपको विश्लेषणात्मक विधियाँ उसको आपको बता चुके हैं, संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक। विश्लेषण का अर्थ क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से उसे एकत्रीकरण करना, अर्थात विश्लेषण करना। कोई भी जो पॉइंट है उसका विश्लेषण करते हुए चलना। सारी जो आपको बताई थी विश्लेषण विधि के अंतर्गत विच्छेदन करना। मैथ के जो विद्यार्थी हैं उनके भी हमने बताया था, जैसे आयत की लंबाई एवं चौड़ाई, ये क्या पूछ रहा, कौन सा प्रश्न है, उनका समाधान निकालना। उसके कुछ गुण भी बताए थे और उसकी कुछ लिमिट्स भी बताई थी। कौन सी? विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत। अब जो विश्लेषणात्मक है उसी का विपरीत क्या है? संश्लेषणात्मक। क्या है? संश्लेषणात्मक। उसमें तो हमने क्या किए? छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से, अर्थात विच्छेदन के द्वारा उसको समझना। कोई भी जैसे शब्द दे दिया, ग्रामर का ले लो, या फिर आपको मैथमेटिक्स में पढ़ा रहे तो मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन ले लो, उस क्वेश्चन को विच्छेदित हुए करते चलना। वो तो क्या हो गई? विश्लेषणात्मक विधि। अब संश्लेषणात्मक विधि को एकत्रित करना, अर्थात जो विच्छेदन आपने किया है उसको संश्लेषित करना, एक करना, छोटे छोटे टुकड़ों को एकत्रित करना। वही क्या है? संश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत आती है। वास्तविक रूप में इस विधि का कार्य विश्लेषण के पश्चात ही शुरू होता है। संश्लेषणात्मक विधि का अर्थ है वस्तु जिसको छोटे छोटे भागों में विभाजित किया है, उन भागों को मिलाकर पुनः रूप से परिवर्तित अर्थात खंडित करते समय, खंडित जो छोटे छोटे जो समूह है, खंडित जो चीज है, उनको मिलाना अर्थात एकत्रित करना। छोटे छोटे जो विच्छेदन करवाए थे आपको, उनको एकत्रित करना, मिलाना, एक कर देना। क्या है? संश्लेषणात्मक विधि। खंडित समस्या वस्तु को पुनः एकत्रित कर सम्मुख रखना। वही मिलाना, सम्मुख रखना, एकत्रित करना एक ही बात के अंतर्गत आता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर अनुमान के आधार पर, उसमें क्या बताई थी मैंने आपको? ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से ज्ञात है हमको, विच्छेद हमने कर लिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अब इनका क्या बनेगा? जो मुख्य एकत्रित रूप जो बनता है, संश्लेषित जो करते हैं, वो अज्ञात होगा। जैसे विद धन आलय, ग्रामर का जैसे पढ़ेंगे अपन, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों कर लिए, विभाजित कर लिए, तो क्या बन गया? विद्यालय। तो उसी प्रकार से हम जैसे आयत का या फिर सामान्य त्रिभुज का, इनका अगर हम उनको विच्छेदित करते छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से, जो प्रश्न का निर्माण करेंगे उसको एकत्रित करना। तो ये तो क्या ज्ञात है हमको, वो क्या चीज़ पूछना चाह रहा है। फिर अज्ञात की ओर, और उसमें क्या था विश्लेषण में? अज्ञात से ज्ञात की ओर। अज्ञात है हमारा, तो क्या है? जब विश्लेषण करेंगे, हम जानते ही नहीं है उनके बारे में, विश्लेषण करके बताएंगे, उसको पूरा डेफिनेशन करेंगे, उसका एक एक खंड के माध्यम से समझाएंगे। वो चीज़ क्या हमारे लिए अज्ञात है। फिर ज्ञात हो जाना, ये तो क्या है? अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो कौन सी विधि आएगी इसमें? विश्लेषणात्मक। और ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सी विधि आएगी? संश्लेषणात्मक। ये इसका एक फंडा होता है। उसमें अनुमान से या निष्कर्ष से और अनुमान की ओर, क्योंकि निष्कर्ष आपके पास है, फिर उसका अनुमान से आप खंडवाई उसका क्वेश्चन निकालते चले जाते, उसका उत्तर आप आसानी से ढूंढते रहते हो। तो वो क्या है? निष्कर्ष से और अनुमान की ओर। कौन सी? विश्लेषण। निष्कर्ष से और अनुमान। और इसमें क्या है? अनुमान से और निष्कर्ष की ओर। क्या होगा इसमें? अनुमान से निष्कर्ष की ओर। तो अलग अलग हो गए ना। जैसे आप तैयारी भी करते हो कभी, इनको जैसे आपको पद पूछे जाते हैं, पद है अज्ञात से ज्ञात की ओर और निष्कर्ष से अनुमान की ओर। संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, आगमन, निगमन,
या और भी बहुत सारी विधियाँ मेथड है। कौन सी है? तो ये अज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषण, क्योंकि हम पहले अज्ञात रहता है तो उसको विच्छेदन करते हैं जब हम के पूरे निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। निष्कर्ष है अनुमान, निष्कर्ष से अनुमान की ओर, और इसका ज्ञात से और अज्ञात की ओर। ज्ञात चीज़ का फिर हम उसका क्लासिफिकेशन कर देना, एकत्रित जो हमें चीज़ है कि ये हमें किस प्रकार से बनानी है वो कर देना। तो इसका हम करते हैं अनुमान से और निष्कर्ष पर इसको पहुंचते हैं। तो ये हो गई आपकी संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक। संश्लेषण है उसी का विपरीत है क्या? विश्लेषण है उसी का विपरीत है क्या? संश्लेषणात्मक। मतलब दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है, जैसे आगमन और निगमन। अब इसमें बताया गया है इस विधि द्वारा बालकों की तर्क शक्ति का पूर्ण रूपेण विकास नहीं हो पाता। इसके द्वारा केवल तथ्य सत्यता की जांच होती है। तर्क शक्ति का निर्माण नहीं होता पूर्ण रूप से, केवल सत्यता जांच करने के लिए। वही निगमन के उसमें आ जाएगा ना, क्योंकि पहले हमने आपको बता दिया कोई भी चीज़ है, कोई भी पॉइंट है या कोई सूत्र है, सिद्धांत है, हमने आपको पहले बता दिया। अब उसका क्लासिफिकेशन ही तो करना जानता है, उसके बाद उसको केवल क्वेश्चन को हल ही तो करना है जानते हुए। तो बालक को मानसिक शक्ति का विकास ही नहीं करना पड़ा, उसको तर्क शक्ति नहीं करनी पड़ी, ना ही उसको ये सोचने पर विमर्श हुआ कि वो किस प्रकार से इस चीज़ को कर पाएगा। तो ये जो विधि है वो तर्क शक्ति का निर्माण नहीं कर सकती, अर्थात तर्क शक्ति का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। केवल तथ्य की सत्यता की जांच होती है। जो तथ्य होते हैं उनकी ही सत्यता, ये सत्य है या नहीं, उनकी ही जांच होती है। इसके बाद इसमें प्रोफेसर यंग ने संश्लेषणात्मक विधि के बारे में क्या कहा है? प्रोफेसर यंग ने संश्लेषणात्मक जो विधि है उसके बारे में जो बताया है वो देखिए। यंग के अनुसार संश्लेषणात्मक विधि द्वारा, यंग के अनुसार संश्लेषणात्मक विधि द्वारा यंग संश्लेषणात्मक विधि द्वारा क्या कहा है? संश्लेषणात्मक विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है। सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है। कौन कह रहा है? प्रोफेसर यंग। सूखी घास से तिनका, सूखी घास से तिनका किस प्रकार निकाल सकते हैं? इसमें आपको सारा निष्कर्ष निकाल के रहता है आपके पास, जो भी आप उसका केवल मॉडिफाई करना, उसको आपको विश्लेषित करते हुए जाना है। संश्लेषित तो है, तो सूखी घास से तिनका निकालना, संश्लेषणात्मक विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है। कौन कह रहा है? प्रोफेसर यंग। ज्ञात से अज्ञात की ओर, परंतु विश्लेषण विधि में ये क्या हुआ? ज्ञात है इसलिए अज्ञात की ओर, परंतु विश्लेषणात्मक विधि में, परंतु विश्लेषणात्मक विधि में स्वयं तिनका से घास निकालना चाहता है। विधि में स्वयं तिनका से घास निकालना
चाहता है। मतलब ये ज्ञात से अज्ञात की ओर और ये अज्ञात से ज्ञात की ओर। प्रोफेसर यंग क्या कहना चाहते हैं? इसमें प्रोफेसर यंग कहना चाहते हैं कि जो संश्लेषणात्मक जो विधि है उस विधि से हम सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है। क्यों? आपके आगे तिनके की गठरी है, अब उसमें से आप देखते हो जो सूखा जो घास है, सूखी जो घास है उसमें तिनका आप, क्योंकि गठरी आपके सामने पड़ी है पूरा जब गठरी ला के रख दिया है उसके घास का, तो आप उसमें आसानी से निकाल सकते हो। क्यों? आप जानते हो घास है ये क्या और कोई चीज़ तो नहीं है। अगर आपके सामने लकड़ी का गट्ठर और एक घास का गट्ठर, दो गट्ठर आपके सामने पटके दिए जाएं तो उनमें से आप, जैसे आपको या तो लकड़ी निकालने के लिए कहा है कोई, या फिर कहा है कि आप तिनका निकालो, उसमें घास में से घास अलग निकाली जाती है, सूखी घास का एक तिनका निकाल लीजिए, तो उसमें से आप आराम से देख सकते हो। या फिर आपके सामने दो क्वेश्चन दे दिए, जैसे आपको व्रत का पाई आर स्क्वायर और साधारण ब्याज का मूलधन दर बटे समय, ये आपको दो सूत्र दे दिए और आपको पता है, पहले बता दिया ये मूलधन का है व्रत का है। दोनों सूत्र आपको जब बता देते हैं, जैसे पाई आर स्क्वायर और ये मूलधन दर और समय, ब्याज ये किसका? साधारण ब्याज का, और ये किसका है? व्रत का। जब इसका आपको पता है कि ये दोनों आपके सामने दिए हैं, गुरुजी ने आपको पहले बता दिया है कि ये चीज़ इसका और ये चीज़ इसकी, तो जो चीज़ ज्ञात है ना, जो, और दोनों आपके सामने, अब आपको दोनों बता दिया जाए, आप कहते हैं कि इसमें ब्याज का वो बताइए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्र का जो सूत्र है उसको बताइए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। वही प्रोफेसर यंग कह रहे हैं कि सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है। कैसे? अज्ञात से अज्ञात की ओर। आपके सामने सब कुछ मौजूद है और आप उसके बारे में जानते हो, तो आपको केवल उसके बारे में विश्लेषण ही तो करना है। संश्लेषित होके तो वो रखा है, पूरा चीज एकत्रित है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो किसमें किया जाता है? विश्लेषणात्मक विधि के द्वारा। तो प्रोफेसर जो यंग है वो कहते हैं कि सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है। लकड़ियों के गट्ठर ले लो और घास का गट्ठर ले लो, आपसे कहा लकड़ी निकालनी है, इसमें से एक सूखी लकड़ी निकालनी, तो आप देख लो जो गीली है वो अलग हो जाएगी और सूखी है जो अलग कर लोगे। उसी प्रकार आप घास के तिनके को भी निकाल सकते हो। ऐसे ही आपको जो मैथमेटिक्स में कोई सूत्र दिया होगा, कोई सिद्धांत दिया होगा, साइंस ले लो, मैथ ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, जो भी ग्रामर का टॉपिक ले लो, ग्रामर के लिए भी चलती है। ग्रामर में जो तीनों लैंग्वेज है उनमें से संधि ले लो, समास ले लो, या कोई भी आपका और जो भी ग्रामर के चैप्टर है उनमें से कोई, जब उनके सिद्धांत सूत्र, उनकी कारका वगैरह जो सारी चीज़ आपको दे रखे हैं और पता है आपको, जो आप जानते हो उन चीज़ों को, तो वो क्या होगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो आसानी से निकाला जा सकता है। परंतु विश्लेषणात्मक विधि में स्वयं तिनके से घास निकालना चाहता है। विश्लेषणात्मक विधि से स्वयं तिनके से घास निकालना, उसमें हमें ढूंढना पड़ेगा, उसमें हमें मानसिक शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना और निर्णय में सहायक है कौन सी? विश्लेषणात्मक विधि। ये तो हमारे सामने ऑलरेडी है, इसको तो हम आराम से कर सकते हैं, पर ये इसको तो हमें निकालना ही पड़ेगा, इसको तो करना ही पड़ेगा। कौन सी में? विश्लेषणात्मक विधि। तो प्रोफेसर जो यंग है वो कहना चाहते हैं कि संश्लेषणात्मक विधि तो एक ज्ञात विधि है, अर्थात वो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है, परंतु जो विश्लेषणात्मक विधि है उन्होंने कहा स्वयं तिनका से घास निकालना चाहता है, अर्थात स्वयं तिनका से घास निकाला जा सकता है। तो वो अज्ञात है, किस प्रकार से निकालेंगे? उसमें बालक की क्या खोज प्रवृत्ति होगी, तर्क करना भी पड़ेगा, निर्णय लेना भी पड़ेगा, कल्पना शक्ति भी होगी, वो मनोवैज्ञानिक रूप से उसको खोज करनी पड़ेगी। इसलिए अज्ञात से ज्ञात की ओर और अनुमान से निष्कर्ष की ओर, और ये क्या है? अज्ञात से अज्ञात की ओर और निष्कर्ष से अनुमान की ओर, अर्थात इसको तो हम आराम से कर सकते हैं और उसको हम नहीं कर सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि इसमें जो है तर्क शक्ति का इतना विकास नहीं होता जितना विकास विश्लेषणात्मक विधि में होता है। इसमें केवल हमारे जो ज्ञात है उसमें बालक आराम से काम कर लेता है, इसमें बालक अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से सक्रिय न रख पाते हुए
बालक केवल देख लेता है, सुन लेता है, पता है कि हमें इस हिसाब से इसको करना है, तो बालक को तर्क करने की, चिंतन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए बालक इसको कर लेता है। अगला जो इसमें बताया गया है वो है, ये तो किसकी परिभाषा थी, प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण का कार्य विश्लेषण के पश्चात ही करना चाहिए। पहले प्रश्न का मौखिक रूप से विश्लेषण करना चाहिए, तत्पश्चात प्रत्येक पद का संश्लेषण करना चाहिए। दोनों विधियां एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे पर आधारित है। कहा गया है कि विश्लेषण विधि के बाद ही संश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। अर्थात प्रत्येक जो प्रश्न है, प्रत्येक जो क्वेश्चन को हम फॉर्मूला जो बना रहे हैं, उसको पहले उदाहरणों के माध्यम, प्रश्नों के छोटे छोटे खंडों के द्वारा हमें उसको विभाजित करते हुए करना चाहिए। उसके बाद हमें संश्लेषण, पहले संश्लेषण विधि नहीं बतानी चाहिए बच्चों को, पहले हमें विश्लेषण विधि बतानी चाहिए, उसके बाद संश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब इसमें बताया है एक उदाहरण के द्वारा किस प्रकार से संश्लेषणात्मक विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक वर्ग का क्षेत्रफल 325 मीटर है। कितना है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 625 मीटर। 600 ले लो, 325 ले लो, कुछ भी ले लो, 625 मीटर। चारों ओर 15 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगवाने का खर्च ज्ञात करो। चारों ओर क्या किया है? 15 रुपये मीटर की प्रति दर की, इसमें कितना खर्च हुआ है तार लगवाने के चारों ओर से, उसका ज्ञात करना है। क्या? किसका? क्षेत्रफल वर्ग का। इस प्रश्न को संश्लेषणात्मक विधि से कैसे हल करेंगे, स्पष्ट कीजिए। संश्लेषणात्मक विधि विश्लेषण के पश्चात प्रारंभ होती है। आता है पहले विश्लेषण ज्ञात करेंगे, हम डायरेक्ट बता देंगे क्या, फंडा लिख देंगे, फिर उसमें नहीं, पहले हमें विश्लेषण करना पड़ेगा, उसके बाद हमें संश्लेषण करना पड़ेगा। तभी तो कहा गया है पहले विश्लेषणात्मक विधि का अध्ययन करवाना चाहिए बालकों को, उसके बाद में संश्लेषणात्मक विधि से क्वेश्चन को हल किया जाना चाहिए। अब विश्लेषण विधि को किस प्रकार करेंगे, प्रश्न में क्या दिया हुआ, जैसे प्रश्न विश्लेषण हम पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन करेंगे, पहले हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, तो क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल मापना है हमें, 625 मीटर है, उसके चारों ओर की जो दीवार है उन दीवारों को 15 रुपये प्रति खर्च आया है, तो हम मीटर की दर से लागत तार लगवाए, तो हम किस प्रकार से उसको खर्च ज्ञात करेंगे। तो क्या ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ, क्या लागत है, लागत भी तो है, क्या ज्ञात करना है, तार लगवाने का ज्ञात क्या करना है, ठीक है। तो ये विश्लेषणात्मक छोटे छोटे पद ही तो है, प्रश्न में क्या दिया है तो ये दिया है, उत्तर आ जाएगा। फिर ज्ञात क्या करना है ये भी आ जाएगा, खर्चा कितना, कितने के हिसाब से हो, कितना खर्चा, तो 15 रुपये मीटर की दर से क्या लगवाए जा रहे हैं, तार लगवाए जा रहे हैं, तो खर्च कैसे निकाल सकते हैं संपूर्ण तार लगवाने का। फिर वर्ग की परिमिति कैसे ज्ञात करते हैं, संपूर्ण वर्ग की परिमिति कैसे ज्ञात करनी है। तो ये तो हमारा हो गया पहले विश्लेषणात्मक, अर्थात हम छोटे छोटे खंडों के अनुसार विभाजित करते जाते हैं। पहले हम विश्लेषण करेंगे तभी संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले तो प्रश्न को देखते हैं प्रश्न में पूछ क्या रहा है, उसके बाद आगे जो आते हैं तो हमें ज्ञात क्या करना है, पूछ क्या रहा है, फिर इसमें ये क्या चीज़ ज्ञात करनी है, जैसे वर्ग का है इसमें तो क्या चीज़ ज्ञात करनी है, जो चारों ओर तार लगवाए उसका खर्चा कितना है या किस अनुपात में करना है। फिर जो संपूर्ण जो परिमिति है, संपूर्ण जो परिमिति ज्ञात की जाती है वो किस प्रकार की जाए, वर्ग की जो परिमिति है उसको किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चनों के द्वारा हम विश्लेषणात्मक विधि के अनुसार पहले तो उसका विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें पहले बताया गया विश्लेषण के पश्चात ही संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब इसमें संश्लेषणात्मक विधि से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है
वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? क्या पूछा है इसमें? वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्या है इसमें? संश्लेषणात्मक में एक बता देते हैं कि ऐसे पूछ क्या रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? तो क्या है? 625 मीटर। ये क्या हो गया? वर्ग का क्षेत्रफल। उसके बाद इसमें पूछ रहा है लगाने की दर कितने रुपए की, कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, कितने रुपए प्रति लगा रहा है। तो क्या हो गया? लगाने की दर ज्ञात करना है। लगाने की दर तो 15 रुपये प्रति मीटर की दर से तो ज्ञात कर रहे हो। अगला जब इस क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ग की परिमिति का सूत्र लिखो, तो सूत्र दिया होता है इसमें वर्ग की परिमिति का सूत्र तो 4 इंटू भुजा, ये इसका सूत्र संश्लेषण हो गया इसका। फिर हो जाएगा इसमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक भुजा ज्ञात कीजिए। जो वर्ग का क्षेत्रफल 625 है तो एक भुजा 25, तो उसका क्षेत्रफल ये ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद बताया गया है इसमें वर्ग की परिमिति ज्ञात कीजिए, तो परिमिति भी हो जाएगी। परिमिति क्या हो जाएगी? 4 इंटू 25, ये क्या हो जाएगी उसकी परिमिति। उसके बाद आ जाएगा इसमें कुल खर्चा कितना हुआ, तो कुल खर्चा भी हो जाएगा। फिर अवशिष्ट उत्तर क्या निकला, ये सारे हमें संश्लेषणात्मक विधि के द्वारा बताए गए हैं। पहले हमें उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, उसके बाद में संश्लेषणात्मक जो विधि है उसका अध्ययन करवाना पड़ेगा। बालक को विश्लेषण के बाद ही संश्लेषणात्मक विधि का अध्ययन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए बालकों को पहले संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग करवाना चाहिए, जिससे बालक जो ज्ञात चीज़ है उसके द्वारा ही न कर पाए। अज्ञात चीज़ों के द्वारा, छोटे छोटे क्वेश्चनों के द्वारा जो खंड विभाजित किए हैं उन खंडों को पहले बालक अपनी मानसिक शक्ति, तर्क शक्ति और कल्पना के द्वारा किस प्रकार से खोजा जाए, किस प्रकार से इसको हल किया जाए, उस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए बालक को पहले विश्लेषणात्मक विधि, उसके बाद संश्लेषणात्मक विधि को ज्ञात किया जाना चाहिए। अब हमने आपको इसकी कुछ परिभाषा, कुछ इसकी अर्थ, अब उसमें इसकी क्या गुण है, किसके? संश्लेषणात्मक विधि के गुण, उसके अध्ययन करेंगे। संश्लेषणात्मक के गुण। गुण क्या है इसमें? नंबर 1 है इस विधि द्वारा प्रस्तुत हल बालकों की समझ में सहज रूप में आ जाता है। इस विधि द्वारा बालकों को समझने में, इस विधि द्वारा बालकों को समझ में सहज रूप से आ जाता है। बालकों को समझना, सहज रूप में आना, सहज रूप में आना। प्रस्तुत जो हल करते हैं, हल किया जाता है, वो सहज रूप में आना। अब आपके सामने हम फॉर्मूला रख देंगे, सूत्र का फंडा होगा। अब उसको केवल क्या करना है? हल ही तो करना है। निगमन में भी तो ऐसे ही करते। क्या ये बिल्कुल सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। बालक को पहले विश्लेषणात्मक विधि का अध्ययन करवाना चाहिए, उसके बाद में संश्लेषणात्मक विधि का अध्ययन करवाना बहुत आवश्यक है। इससे बालक क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। बालक मतलब उसकी ज्ञानेंद्रिय वो क्या नहीं होगी? सक्रिय नहीं होगी। बालक तर्क करना नहीं सीखेगा, चिंतन भी नहीं करेगा, कल्पना से कोई भी निर्णय लेना नहीं सीखेगा। डायरेक्ट प्रस्तुत हल को सामने है उसके फंडे के अनुसार वो कर लेगा। जो प्रस्तुत इस विधि द्वारा जो हल करवाते वो बालक को सहज ही समझ में आ जाती है। क्यों समझ में आ जाती है? बालक के सामने इसमें प्रस्तुत फंडामेंटल जो होता है वो उसके साथ पास में रहता है। अगला जो इसका गुण है वो है इस विधि में प्रमाण संक्षिप्त रूप में, इस विधि में प्रमाण संक्षिप्त और सुंदर ढंग से दिए जाते हैं।
इस विधि में प्रमाण संक्षिप्त और सुंदर ढंग से दिए जाते हैं। कैसे? संक्षिप्त होगा, आप फंडा दे रहे हो इसमें तो क्या होगा, संक्षिप्त रूप में ही होगा। प्रमाण संक्षिप्त और सुंदर ढंग से दिए जाते हैं, क्योंकि जो हम सिद्धांत देते हैं, जो फॉर्मूला लगाते हैं, वो संक्षिप्त ही तो होता है। तो सारा समग्र उदाहरण के द्वारा हम निष्कर्ष पर निकलते हैं, वो क्या होता है, एक साथ संक्षिप्त रूप में होता है। तो ये संश्लेषणात्मक संक्षिप्ति तो है, एकत्रित रूप ही तो है उसका। जो खंडित भाग है उसको एकत्रित करना, तो क्या हो जाएगा, वो संक्षिप्त रूप में हो जाएगा। तो प्रमाण जो है वो संक्षिप्त रूप में और सुंदर ढंग से दिए जाते हैं। ये इसका क्या है, गुण है। और विश्लेषणात्मक विधि का गुण है क्या है, विश्लेषणात्मक में नहीं है, उसका तो बड़ा रूप है, अर्थात वो टाइम लेती है। कौन सी? विश्लेषणात्मक विधि। और ये जो संश्लेषणात्मक विधि है ये समय भी कम लेती है और वो समय अधिक लेती है। अगला जो इसका गुण है वो है, इस विधि द्वारा किए गए हल छोटे, क्रमबद्ध और सरल होते हैं। क्या होते हैं? छोटे, क्रमबद्ध और सरल। इस विधि द्वारा किए गए जो हल हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं और क्रमबद्ध होते हैं और सरल होते हैं। छोटे तो क्या होते हैं, क्योंकि हमें पूरा होता है, ज्ञान होता है कि इस फॉर्मूले के अनुसार हमें करना, एकत्रित तो वो हो ही जाता है। तो छोटे होते हैं, क्रमबद्धता के अनुसार करते हैं और सरल रूप से आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो पहला जो इसका गुण है वो है, इस विधि द्वारा बालकों को समझाना सहज रूप में आना है, अर्थात जो हल करते हैं वो बालक को स्पष्ट रूप से सरलता से समझ में आ जाती है। दूसरा जो है इसका गुण वो है, इस विधि में प्रमाण संक्षिप्त और सुंदर ढंग से दिए जा सकते हैं। जो प्रमाण देते हैं वो संक्षिप्त और सुंदर ढंग से दिए जा सकते हैं, क्योंकि वो सार ही होता है, उसका निष्कर्ष ही होता है, उसको हम आराम से और सुंदर तरीके से बालकों को दे सकते हैं। अगला जो है वो इसमें छोटे, इसमें हल करना छोटे, क्रमबद्ध और सरल ढंग से समझ में आना। छोटे पद होते हैं और क्रमबद्ध रूप से होते हैं और सरल रूप से समझाना, ये इसके क्या हो गए, गुण। किसके? संश्लेषणात्मक विधि के। संश्लेषणात्मक विधि का अर्थ, उसकी अवधारणा, उसके कुछ उदाहरण के अनुसार आपको समझाना और उसके गुण, ये आज आपको हमने पढ़ा दिया। नेक्स्ट विधि में हम तुलनात्मक और इसकी संश्लेषणात्मक की लिमिट्स, ये आपको अध्ययन कराएंगे। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।